तो अभी आगे बढ़ते हैं। है ना। हमने बात कर लिया था किसका, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है बेटा? इट इज एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian. No? And this angle lies in a horizontal plane. And what is angle of dip? It is angle between horizontal line and the Earth's magnetic field. And angle of dip lies in magnetic meridian. ठीक है। इसमें एक कन्वेंशन यूज होता है। क्या कन्वेंशन? Delta is said to be positive if the angle is below the horizontal. And delta is negative सर परमिशन होगा ना? हाँ बेटा, if angle is above the horizontal. ठीक है बेटे, डेल्टा को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव, अगर एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, और इसको कहेंगे
delta is positive if the angle is below the horizontal line and delta is negative if angle is above the horizontal. ठीक है, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में डेल्टा नेगेटिव कहलाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डेल्टा पॉजिटिव कहलाएगा। हम क्या लिखेंगे, इन as per the sign convention described above, angle of dip is negative in southern hemisphere. Delta is equal to minus pi by 2 at magnetic south pole. And again, as per the sign convention, delta is positive in northern hemisphere. Delta plus pi by 2 at magnetic north pole. सर साउथ पोल पे -π/2 कैसे आया? भाई देखो वहां से क्या है, ये ऐसे बाहर निकल रहा होता है ना, तो साउथ पोल पे क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वर्टिकली अपवर्ड, एट साउथ पोल डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना। एट साउथ पोल डायरेक्शन क्यों, तो वर्टिकली अपवर्ड होती है तो डेल्टा को नेगेटिव ही कहेंगे क्योंकि हमने ये कन्वेंशन लिया हुआ है। फिर आप ठीक है डायरेक्शन समझ से में, बता सकते हो फिगर से। हाँ फिगर से देखो, जैसे ये रहा फिगर, है ना। अब क्या होगा, यहाँ देखो, ये जो साउथ पोल है इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे बाहर निकल रही थी ना, मैग्नेटिक साउथ पोल से ऐसे, तो कोई आदमी एग्जैक्टली इधर खड़ा होगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखाई देगा, सीधा उसके सर के ऊपर, समझ रहे हैं? समझा। तो वो क्या कहेगा, डिप इज -90 डिग्री, डिप है ही नहीं बल्कि एलिवेशन है वहां, है ना, तो डिप को बोलेंगे -90 डिग्री। सर आई वैसे बात ही समझ में बच्चों आप सबको?
तो वैसे नॉर्थ पोल पर हम +90 डिग्री बोलेंगे। +90 डिग्री। नॉर्थ पोल पर बोलेंगे क्या होगा? +90 डिग्री। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे है ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये ठीक ऐसे नीचे की तरफ। मैंने लिखा है यहाँ, डेल्टा इज +π/2 एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, है ना? समझ में आई बात बेटा? एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी था बेटा कि कहाँ पे कितना होता है ना। इन सब जगहों पे पता है क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, है ना? ये बात भी तुम लिख सकते हो, नोट दैट note that at magnetic north and south poles, at magnetic north and south poles, horizontal component of Earth's magnetic field is 0. ना? क्या ये बात समझ में आ रही बच्चों? नोट कर लिया भाई सबने? अगले पेज पे चलें। एम आई ऑडिबल बच्चों? सर एक मिनट। ओके। डन सर।
हाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होंगे, अगर मैं स्क्वायर एंड ऐड कर दूं तो मुझे रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और अगर tan डेल्टा की वैल्यू ले लूं तो क्या BV बाई BH के बराबर मिल जाएगा बच्चों में? ये बात समझ में आती है बच्चों? ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और इधर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इधर है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो एंगल बन जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप डेल्टा, और tan डेल्टा की वैल्यू को लिखेंगे कितना, BV बाई BH। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या कहलाता है बच्चों? इस प्लेन को क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस वाले प्लेन को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन। और देखिए, एक और कॉन्सेप्ट होता है बच्चों जिसको बोलते हैं एपरेंट डिप। एपरेंट डिप, ये एपरेंट डिप क्या होता है बेटा? देखो क्या है, आ, ये किसी भी जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन किस डायरेक्शन में है ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल होता है ना? मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन कौन सा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट टू डिटरमाइन है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिप सर्कल। जिसको क्या बोलते हैं? डिप सर्कल। तो डिप सर्कल में क्या होता है बेटे? इट कंसिस्ट ऑफ a magnetic needle is nothing but a magnetic dipole. It can be treated like a magnetic dipole which is hinged at
its center and is free to rotate in vertical plane and is free to rotate in vertical plane. It consists of a magnetic needle which is hinged at its center and is free to rotate in vertical plane. वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए ये फ्री होती है बेटे। और क्या होता है कि the vertical plane in which needle can rotate, that whole entire vertical plane can be rotated. The instrument is such that the vertical plane in which needle can rotate can also be rotated about its vertical diameter. है ना? देखो किस तरह का थोड़ा सा डायग्राम में बनाता हूँ। It is something like this. ये इसका मान लो कोई एक स्टैंड जैसा लगा हुआ है ना? जिस पे ये फिक्स्ड है और यहाँ से क्या है, ये जो पूरा सर्कल है ये इस तरह से रोटेट हो सकता है। यू कैन रोटेट इट इज लाइक दिस। और इस पे क्या होता है, एंगल्स बने हुए होते हैं ऑफकोर्स। और ये मैग्नेटिक निडल होती है इसमें, है ना? ये मान लो उसका नॉर्थ पोल होता है निडल का, ये साउथ पोल, ठीक है? और ये निडल ऐसे इस प्लेन में रोटेट कर सकती है ना? अब क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है हाँ हर जगह पर। मान लो आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अपने स्कूल की लैब में कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है ना? अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगा।
अब मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा है ये पता नहीं है हमको, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन तो अपने को पता नहीं है बेटा, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जो किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल पे मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाता है, और जो टॉर्क लगेगा वो इस तरह का होगा, M क्रॉस B के टाइप का टॉर्क। टॉर्क इज ऑफ द टाइप ऑफ M क्रॉस B। वेक्टर M tries to rotate in the direction of vector B। सर एक बार ऊपर वाला पेज दिखाओ ना। अब हो गया ये। अब देखिए क्या है, ये जो पूरा सर्कल होता है ना, इस सर्कल को बोलते हैं डिप सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलते हैं बच्चों? डिप सर्कल। और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम magnetic needle will become parallel to, लेकिन एक बात समझो बच्चों, क्या है ये? पैरेलल तो तब हो पाएगी जबकि डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ आपने अलाइन कर दिया है। क्यों बच्चों? Provided dip circle coincides with the magnetic meridian। क्यों बेटा? डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कोइंसाइड तो करना चाहिए ना।
अगर मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन कहीं और है, ऐसा है, यूं है, मान लो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, और आप डिप सर्कल को इधर लगा के बैठे हो, तो फिर इसके पास कुछ ऑप्शन बचेगा क्या उधर रोटेट होने का? क्यों बच्चों? ये उस प्लेन में तो जा नहीं सकती ना। मैं इस अपन ने इसको इस तरह से फिक्स कर रखा है निडल को, द निडल इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली इन द प्लेन ऑफ द डिप सर्कल। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? द निडल इज hinged such that it can only rotate in the, जैसे मान लो घड़ी की सुई है, तो वो घड़ी के प्लेन में ही तो रोटेट कर सकती है ना बेटे, उसके प्लेन के बाहर तो नहीं आ सकती। क्या आ सकती? हाँ बच्चों, ये बात समझ में आ पा रहे हैं सबको? यस सर। अब देखो बच्चों क्या है कि, तो अगर मान लो ये डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई नहीं करता है, तो फिर ये मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगी? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो उसके लिए देखो अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की मदद से इसको समझेंगे। जैसे आप ये समझिए कि ये तो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, है ना, और ये मान लो मेरा डिप सर्कल का प्लेन हो गया, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये मेरा प्लेन ऑफ डिप सर्कल हो गया, ठीक है बेटे। मतलब जो हमारी निडल है वो इसी प्लेन में रोटेट कर सकती है, किसमें? डिप सर्कल में। अब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, इतना लेंथ का है, और इनका रिजल्टेंट तो किस प्लेन में लाई कर रहा है? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक मेरिडियन में ही इन दोनों का तो रिजल्टेंट लाई कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ये प्लेन ऑफ डिप सर्कल इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, फाई वन एंगल बना रहा है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ। इधर कंपोनेंट आ जाएगा बी एच कॉस फाई वन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा बी एच साइन फाई वन, ठीक है। और ये कंपोनेंट तो वर्टिकल का वर्टिकल ही रहेगा,
ठीक है, तो क्या है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्या होगा बेटे, ये जो बी एच साइन फाइव वन वाला जो कंपोनेंट है, ये तो कोई टॉर्क उस निडल पे एक्सर्ट कर पाएगा क्या? बी एच साइन फाइव, ये उस निडल पे टॉर्क एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, है ना। निडल पे तो टॉर्क यही दोनों फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे, या हम यूं कहें कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा, डिप सर्कल के प्लेन में इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल अपने आप को अलाइन कर ले। बी एच कॉस फाइव और बीवी का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल अपने आप को अलाइन कर ले। कैसे? कुछ इस तरीके से। इनका रिजल्टेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो निडल इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी बच्चों, है ना। और हमें लगेगा कि ये जो एंगल बन रहा है, ये है एंगल ऑफ डिप, इसको कहेंगे एपरेंट एंगल ऑफ डिप। इसको क्या कहेंगे? एपरेंट एंगल ऑफ डिप। तो tan ऑफ डेल्टा एपरेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? BV डिवाइडेड बाई BH cos फाइव वन, BV डिवाइडेड बाई BH cos फाइव। ये बात समझ में आती है? फिर क्या हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा डिप सर्कल का प्लेन है ना, उसको 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन तो फिक्स ही रहेगा, किसी एक जगह पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अर्थ के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इधर हॉरिजॉन्टल है और इधर वर्टिकल। अब क्या है, ये जो डिप सर्कल का जो भी प्लेन रहा होगा, मतलब जो भी ये फाइव वन एंगल था, हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, है ना। डिप सर्कल को क्या करते हैं बच्चों, 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। तो इसका मतलब यदि पहले वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ फाई एंगल बना रहा, फाइव वन बना रहा था, तो अब 90 माइनस फाइव वन एंगल बनाएगा। या पहले फाई एंगल बना रहा था, फाइव वन ना लिखो उसको, फाई ही लिख दो, तो अब वो एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाइव, अब वो एंगल हो जाएगा। तो वो ऐसा है। ये क्या है, प्लेन ऑफ डिप सर्कल। और ये एंगल अब बन रहा है
90 माइनस 5, तो BH का जो इधर कंपोनेंट हो जाएगा वो आ जाएगा कितना, BH cos 90 माइनस 5, या उसको क्या लिखेंगे, BH sin, और BH sin 5 और BV का जो रिजल्टेंट आएगा किस प्लेन में, मैग्नेट डिप सर्कल के प्लेन में। है ना, डिप सर्कल के प्लेन में जो रिजल्टेंट आएगा उस डायरेक्शन में निडल अपने आप को अलाइन कर लेगी। इसलिए सर एक मिनट ऊपर वाला पेज दिखाएंगे ना। सर एक बार ऊपर वाला पेज दिखाइए ना। सर हाँ बच्चों तो क्या एक्चुअली सॉल्व होने की। सर हाँ बेटे बोलो। सर इसके ऊपर वाला पेज दिखाना। सर यहाँ पे BH sin 5 का इफेक्ट क्यों नहीं आया?
क्या बोल रहे हो बेटे? क्या बोल रहे हैं? सर ये जो परपेंडिकुलर में बी का कंपोनेंट लिया है उसका इफेक्ट क्यों नहीं है इसमें पे? भाई देखो, सिंपल सी बात है कि यार जैसे मान तुम ऐसे सोचो ना कि मान लो क्या है तुम्हारा भाई ये एक्चुअल में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है ना, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ही तुम फोर्स लगाने लग जाओगे। जैसे मान लो क्या है, ये तुम्हारा फैन है ना, फैन की ब्लेड्स है। अब क्या है, फैन का एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होता है, वर्टिकल। अब अगर अपन ब्लेड्स पे वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्स लगाने लग जाएंगे तो क्या ये फैन रोटेट हो पाएगा? क्या ऐसे रोटेट हो पाएगा फैन? नहीं सर। नहीं हो पाएगा। तो जो निडल है वो निडल इस प्लेन में रोटेट हो रही है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। तो जो फोर्स अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो ये वाला फोर्स थोड़ी ना रोटेट करवा पाएगा निडल को, समझो। सर यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कैसे है? हाँ बेटे देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होता है, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ही होता है ना। तो ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। समझा सर। हाँ। जैसे यहाँ पर फैन के केस में प्लेन ऑफ रोटेशन आपका कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी होगी, वर्टिकल। अब उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा बेटे, जब मैं बी एच के कंपोनेंट करूंगा तो टिप सर्कल के प्लेन में कंपोनेंट आ जाएगा बी एच कॉस 90 - 5 यानी बी एच साइन 5, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा कितना, बी एच कॉस 5। तो ये बी एच कॉस 5 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसको रोटेट करने में, सिर्फ बी एच साइन 5 ही इसको रोटेट करेगा, है ना। ये एक्सेस ये है रोटेशन की, इस प्लेन में रोटेशन होना है। ऐसे रख दिया मैंने डिप सर्कल को, तो क्या होगा ये नहीं डिसाइड होगा। बी एच साइन 5 और बीवी का रिजल्टेंट जिधर आएगा ना, बी एच साइन 5 और बीवी का रिजल्टेंट जिधर आएगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल अपने आप को फाइनली अलाइन करेगा। ये नया एपरेंट एंगल बन गया, डेल्टा एपरेंट डैश। इसको आप ये बिल्कुल विजुअली देखा जा सकता है भाई कितना बन रहा है। तो टेन डेल्टा एप एपरेंट डैश की वैल्यू कितनी आएगी, बी वी डिवाइडेड बाई बी एच साइन 5। ठीक है। अब देखो क्या है, हम क्या कर सकते हैं बच्चों की हम तो एक्चुअल डिप एंगल में इंटरेस्टेड है। हम क्या पता लगाना चाहते हैं, वाकई में डिप एंगल कितना है। तो आप क्या कंसीडर करो, देखो ये दो इक्वेशन है ना, यहां से आप कॉट डेल्टा एपरेंट की वैल्यू निकालो। कॉट डेल्टा एपरेंट कितना हो जाएगा, बी एच कॉस 5 डिवाइडेड बाई बी वी, और कॉट डेल्टा एपरेंट डैश
ये कितना हो जाएगा, बी एच साइन फाई डिवाइडेड बाई बी वी। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट डैश इज इक्वल टू बी एच बाई बी वी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। नाउ दैट इज 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट डैश इज इक्वल टू बीवी अपॉन बी एच जो होता है वो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होता है ना बेटा, टेन डेल्टा, क्यों भाई? तो बी एच बाई बीवी क्या हो जाएगा, क्या ये कॉट स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा, है ना? सर तो वो क्या है, 1 किस है? हाँ कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। इधर कॉस स्क्वायर फाइव आएगा, इधर साइन स्क्वायर फाइव आएगा, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव तो 1 ही होता है ना। हाँ सर। व्हाट आर डेल्टा एपरेंट एंड डेल्टा एपरेंट डैश? डेल्टा एपरेंट एंड डेल्टा एपरेंट डैश आर apparent angles of dip in delta apparent and delta apparent dash are apparent angles of dip in two perpendicular positions, into mutually perpendicular positions of dip circle, जो आपस में परपेंडिकुलर है ना। Mutually perpendicular positions of dip circle। ये बात समझ में आती है बेटा? ना? मतलब क्या है, आपने डिप सर्कल वाला एपरेटस लिया और डिप सर्कल वाला एपरेटस लेकर के आपने उसको किसी भी डायरेक्शन में अलाइन कर लिया और देखा कि मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे चला गया है। वो जितना नीचे गया है उसको आपने कहा डेल्टा एपरेंट। वो एंगल आपको आपकी आंखों से बिल्कुल सामने दिख ही जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो आपका डिप सर्कल का प्लेन था आपके पास सुविधा होती है, उसको आपने 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया। जिसमें भी जिस भी पोजीशन में आपने पहले रखा हुआ था वहां से 90 डिग्री एंगल रोटेट कर दिया। और रोटेट करने के बाद दोबारा से आपने देखा कि अब मैग्नेटिक निडल कितना एंगल बना रहे, ये चीज दोबारा से देख लिया। और ये देखने के बाद आपने क्या किया, आपको डेल्टा एक एंगल को बोल दिया डेल्टा एपरेंट, दूसरे एंगल को आपने बोल दिया डेल्टा एपरेंट डैश। और ऐसा लिख करके आपने क्या किया, कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर डेल्टा के बराबर ये वैल्यू। समझ में आती है?
क्या ये बात समझ में आती है बेटे? तो जैसे मैं तुम्हें टिप सर्कल का, अगर तुमको एक डायग्राम देखना है अच्छा सा, तो डायग्राम भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। सर स्क्रीन हाँ बोलो। एक मिनट मैं बंद किया हूँ स्क्रीन को। तो मैं तुम्हें डायग्राम दिखा रहा हूँ टिप सर्कल को। हाउ डज इट लुक लाइक? हाँ बच्चों। देखो बेटे, ये तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कुछ दिख रहा है ऐसा? हाँ सर। ठीक है। ये जो होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं डिप सर्कल। ये रेड कलर का जो बना रखा है, ये होता है क्या?
दिस इज मैग्नेटिक निडल, और इसको आप पूरे को रोटेट कर सकते हो, है ना। तो अभी अपने को पता नहीं, अगर बाई चांस अगर आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गए ना, तब तो क्या है, जितना ये नीचे झुकेगा वही आपका एंगल ऑफ डिप पता चल गया आपको, ठीक है। बट वी डोंट नो वेयर इज मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, किसी भी रैंडम प्लेन में इस सर्कल को रख लेंगे और देख लेंगे कि कितना ये झुक रहा है नीचे, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे जा रहा है, उसको कहेंगे डेल्टा एपरेंट। फिर उसके बाद इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। ये देखो, जो नीचे येलो सर्कल बना हुआ है इसमें भी निशान बने हुए होते हैं, तो 90 डिग्री से आप इसको रोटेट कर लो। फिर क्या होगा, नया एपरेंट डिप पता चल जाएगा आपको। नया एपरेंट डिप पता चल गया, और इन दोनों की मदद से फिर आप क्या है, अपना फॉर्मूला लगा दो, कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट डैश इज इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो आपके पास एक्चुअल एंगल ऑफ डिप पता चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, एपरेंट जो एंगल ऑफ डिप होता है, उस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं भाई। क्या है, उन्होंने बता दिया भाई, एक पर्टिकुलर प्लेन में एपरेंट एंगल ऑफ डिप इतना आ रहा था, दूसरे पे इतना आ रहा है, तो बताओ एक्चुअल एंगल ऑफ डिप कितना होगा। तो बस अपन भी जो है ये फॉर्मूला लगा के उसको पता बता सकते हैं भाई, इतना है। ये बात समझ में आती है बेटा? अब देखिए क्या है, तो ये बेसिकली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हुआ अपना, है ना। अब इसमें जो अपने को एक चीज और पढ़नी है वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसी का पार्ट है। देखो बेटे, जो पहले लोगों के पास एक थ्योरी चली हुई आ रही थी, जो कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, क्या कि मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, है ना। रॉक्स ऑफ मैग्नीशिया होती हैं। तो फिर उसके बाद जब लोगों को ये समझ में आया कि यार मूविंग चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल तो हर एटम के अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑल द एटम्स एंड दे आर आल्सो मूविंग अराउंड न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है, हर एटम बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हाँ, अब वो बात अलग है कि कुछ एटम्स में तो क्या होता है, इस तरह के एटम्स होते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह का होता है कि अ, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कैंसिल आउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच अदर। तो उस केस में तो क्या होता है, हर एटम कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। लेकिन क्या है, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि क्या होता है, वो एग्जैक्ट कैंसिल आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो किसी में एग्जैक्ट कैंसिलेशन होता है, किसमें एग्जैक्ट कैंसिलेशन नहीं होता है, उसके बेसिस पर क्या है, अपन मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
अब देखो इन तीनों में क्या क्या खास बात होती है वो अपन समझते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है बच्चों के इंडिविजुअल एटम्स and molecules have a non-zero magnetic moment, मतलब moment due to movement of electrons inside them, इसका मतलब क्या है, इनमें कैंसिलेशन नहीं होता, ठीक है, इनमें कैंसिलेशन जो होता है वो नहीं होता, लेकिन in absence of external magnetic field, in absence of these magnetic moments, are randomly aligned, so that on a macroscopic level net magnetic moment is zero. On a macroscopic level net magnetic moment जो रहता है वो कितना रहता है बच्चों, जीरो। ये बात समझ में आ रही है? डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स do not have any magnetic moment, इनका खुद का ही कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट and hence there does not exist any net magnetic moment on macroscopic level। तो सर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पैरामैग्नेटिक का भी कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, डायमैग्नेटिक का भी नहीं होता, है ना। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या है बेटे, इंडिविजुअल एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो रैंडमली अलाइंड है, इसकी वजह से नेट जीरो। और डायमैग्नेटिक में क्या होता है, इंडिविजुअल एटम्स का ही जीरो है। तो सर फेरो में क्या होता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के जैसे ही होते हैं,
मतलब कि इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनसे कि मिलकर के मटेरियल बना होता है हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट, उनका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बट अच्छा, साथ ही साथ क्या है, अच्छा ऑल्सो मैक्रोस्कोपिक, also on a macroscopic level there exists a coupling between neighboring molecules so that even on macroscopic level there is some magnetic moment. In small regions called as domains, there is a non-zero magnetic moment. There is a non-zero magnetic in absence of external magnetic field. In absence of external magnetic, मतलब देखो इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह का मामला होगा, समझ रहे हो बच्चों? और यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे देखो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ भी जीरो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ भी जीरो है, ओवरऑल पूरे पूरे ब्लॉक का तो जीरो है, लेकिन क्या है, एक छोटा सा वॉल्यूम ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। आसपास के एटम्स ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं, मतलब समझ रहे हो बेटा? और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो ऐसा होता है कि किसी के पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं,
क्या बात समझ में आ रही है भाई? सर ऊपर वाला पेज। सर ऊपर वाला पेज लिखना है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? ऊपर वाला पेज लिखना है सर। हाँ सर। हाँ, क्या क्या? कुछ नहीं सर, यही बोल रहा था, पेज लिखना है, ये कॉपी ओके करना है। ओके, ठीक ठीक। डन सर। ओके बेटा, ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं ना बेटा, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डोमेन्स। ये जो पॉकेट्स बनी हुई होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? डोमेन्स। ये नोट कर लिया बच्चों सबने?
अब देखो बच्चों, ये तो कंडीशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, तीनों का बिहेवियर वो समझते हैं। व्हेन external magnetic field is applied, पैरामैग्नेट में क्या होगा, डायमैग्नेट में क्या होगा, और फेरोमैग्नेट में क्या होगा। पैरामैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल्स experience torque in the direction of external magnetic field and align themselves in the direction of ये बात समझ में आती? मतलब जैसे अगर मान लो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में अप्लाई किया तो क्या होगा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि सबके सब बिल्कुल स्ट्रेट होकर के, जैसे आर्मी के लोग होते हैं भाई बिल्कुल सीधे दाएं मुड़ तो सबके सब दाएं मुड़ गए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, तब भी थोड़ा उनका झुकाव राइट साइड में आ जाए। समझ में आ रही बात बच्चों? यस सर। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो ये बात समझ में आ रही है बच्चों? डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा भाई, देखो इनका थोड़ा विचित्र होता है। क्या होता है कि एक लॉ हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लेंस लॉ।
वो लेंस लॉ क्या कहता है कि जब आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो ना, तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो चार्ज पार्टिकल फ्लक्स में चेंज को अपोज करते हैं। तो क्या होगा, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, electrons producing magnetic moment in the direction of B external slow down and those producing magnetic moment opposite to B external speed up. Thus, a net magnetic moment opposite to B external gets generated. है ना? तो इस केस में क्या होगा बेटे, जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा ना वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने इधर अप्लाई किया है तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? हाँ बच्चों बोलते जाओ भाई, हाँ ना बोलते जाओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्या हो रहा है जल्दी बोलो। यस सर। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, more domains
get created in the direction of external magnetic field. More domains get created in the direction of external magnetic field, and domains in the direction of the external grow in size and opposite to be external shrink in size. ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इधर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो कुछ ऐसा होगा, इधर मैग्नेटिक मोमेंट है, इधर है, हेलो, हाँ, तो जो इस डायरेक्शन वाले डोमेन है वो बढ़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले कम हो जाएंगे, और इस तरह का मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाएगा, है ना। अब बेटे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, है ना। इसका मतलब इसमें क्या होगा, इनसाइड पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो नेट बी होगा वो बी एक्सटर्नल से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर जो बी नेट होगा वो बी एक्सटर्नल से छोटा हो जाएगा, और इधर जो बी नेट होगा वो बी एक्सटर्नल की तुलना में बहुत ही बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? ये बात समझ में आ रही है तो? हाँ सर। मतलब इसमें क्या होगा कि जो अब हम क्या देखो कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं सो दैट कैलकुलेशन बिकम्स इजी एंड उसको अपन कर पाए। तो एक कुछ चीज तो अपन पहले से डिफाइन कर, कुछ और मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे देयर इज फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का सिंबल होता है H, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, है ना। इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, और डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, तो देखो ऐसा है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये होता क्या है भाई, ये आपने ऐसा यूनिट बता दी, ये होता है फलाना फलाना ढिकाना, सब समझ में आता है। होता क्या है ये, देखो बेटे, होता सिर्फ इतना सा है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक सॉलिनॉइड लिया है ना, सॉलिनॉइड के एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या होता है ये। आपने सॉलिनॉइड लिया, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या है, बी को जब हम लिखेंगे तो बी को लिखेंगे म्यू नॉट एन आई के बराबर, है ना। तो ये जो एन आई जो बचता है ना, एन आई, इसको बोलते हैं एच, समझ रहे हो। मतलब म्यू होता है, ये वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बताता है, मतलब मीडियम के बारे में बताता है। तो मीडियम वाली प्रॉपर्टी को हटा दिया हमने, बाकी जो बच रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में क्या रिलेशन आ गया, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर, समझ रहे हो। और एच की डायरेक्शन वैसे ही पता लगाओगे जैसे बी की डायरेक्शन पता कर रहे थे। करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाया, जो थंब की डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन है, वही एच की भी डायरेक्शन होती। क्लियर है बच्चों। Yes, sir. जैसे मान लो एक सर्कुलर रिंग है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बोलो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी जल्दी जल्दी। म्यू नॉट एन आई बाई टू आर। तो क्या है यहाँ पर, एच हो जाएगा एन आई बाई टू आर, ठीक है। मतलब ये कुछ मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऐसा एक वेक्टर होता है ना। मतलब ये सिर्फ करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, मीडियम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। एच डिपेंड्स ओनली ऑन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, it does not depend on medium। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं, ठीक है बच्चों। वैक्यूम हो चाहे कुछ हो, कुछ भी हो, वो एन आई, वो तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करने का। सॉलिनॉइड के लिए ऐसा आएगा, इसके लिए ऐसा आएगा, स्ट्रेट वायर के लिए कुछ और आएगा, है ना। तो ये बात है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन के बारे में मैंने बता रखा था ना पहले तुमको। हाँ मैग्नेटाइजेशन होता है कैपिटल एम वेक्टर सिंबल से, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। हो सकता है पहले कैपिटल एम अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यूज किया हो, अभी मैं मैग्नेटाइजेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। तो मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट
भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए म्यू सिंबल यूज कर रहा हूं अभी मैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, है ना। एम वेक्टर इज म्यू वेक्टर बाय एम वेक्टर इज म्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। म्यू वेक्टर की क्या यूनिट होती है, म्यू वेक्टर की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। अब देखो क्या होता है बेटे, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में एक रिलेशन होता है ना। जैसे कि मान लो क्या है, ये कोई सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या किया बेटे, कोई पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैंने इंसर्ट किया, कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैंने इंसर्ट किया बेटे, समझ रहे हैं। किसके अंदर इंसर्ट किया, किसके अंदर इंसर्ट किया, एक सोलेनॉइड के कोर के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल हमने इंसर्ट किया। तो क्या होगा, दिस मैग्नेटिक मटेरियल विल गेट मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, है ना। तो जो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा ना, मैग्नेटाइजेशन कितना प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल ये बराबर होता है काई, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, काई मल्टीप्लाइड बाय एच वेक्टर। कितना प्रोड्यूस होता है, काई मल्टीप्लाइड बाय एच वेक्टर, यानी कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर। ठीक है बेटा। अब ये जो काई होता है ना, काई, काई फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं तो ये 1 से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, सॉरी 0 से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0। और काई फॉर डायमैग्नेटिक जो होता है वो स्लाइटली लेस देन 0 होता है, स्लाइटली लेस देन। होना चाहिए कि नहीं, नेगेटिव होना चाहिए ना बच्चों, डायमैग्नेटिक के। और फेरो के लिए क्या होता है बच्चों, वेरी लार्ज ग्रेटर देन 1, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ये काई तो इस सिंबल का नाम है, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। काई को बोलते हैं क्या, ससेप्टिबिलिटी। आप लोग अपनी बुक में जाकर के चेक कर सकते हो, अलग अलग मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कॉपर की क्या होती है, एल्यूमिनियम की क्या होती है, आयरन की क्या होती है, सबकी ससेप्टिबिलिटी वहां पर दी हुई है ना। कुछ 2-3 याद भी रखें तो अच्छा है अपने लिए।
ठीक है, लेकिन डायमैग्नेटिक की थोड़ी सी नेगेटिव होगी, मतलब जैसे -0.01, -0.07 इस तरह की। पैरामैग्नेटिक की थोड़ी सी ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब +0.03, +0.04 इस तरह से। फेरोमैग्नेटिक की 1000, 10 की पावर 4, 997 इस तरह की वैल्यूज फेरोमैग्नेटिक के लिए होगी। ये बात समझ में आती है बेटा? सर एक मिनट ऊपर वाला पेज दिखाइए ना। हाँ हाँ देख लो। सर सर ये जो आपने बोला पैरो डायनामिक का हाँ वो कैसे बोला? क्या बोल रहे हो बेटे, ये कैसे बोला? हाँ सर। ये देखो, अपन ने बताया था ना कि पैरामैग्नेटिक में का जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्रिएट होता है। तो इसका मतलब m वेक्टर और h वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, तो काई को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन थोड़ा ही क्रिएट होता है, किसमें? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में, क्योंकि उनके टेम्परेचर की वजह से एक रैंडम डायरेक्शन में तो अलाइन करने की टेंडेंसी होती ही है। समझा सर, इसीलिए पैरों में ज्यादा है। और फेरो में इसीलिए ज्यादा होता है कि फेरो में तो क्या होता है, देखो उनकी तो ऑलरेडी मतलब कपलिंग होने के टेंडेंसी है ही, सही है ना, मतलब दे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस ईच अदर। फेरोमैग्नेटिक के मटेरियल्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। तो जब क्या है, एक एक्सटर्नल पुल भी उनको मिल जाता है, तो फिर क्या है, वो सबके सब उसकी तरफ हो जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि एक एक ग्रुप है, वो ग्रुप में क्या है, पहले से ही आपस में लोगों में लड़ाई है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल आदमी आया, उनको कोई बात समझाना चाह रहा है, अरे आओ मिलके सब ऐसा करते हैं अपन, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या है, उनको पहले आपस में पहले से ही लड़ाई है, वो एक दूसरे की बात ही नहीं मानते। एक्सटर्नल आदमी की सारे एक साथ बात कहाँ मानेंगे, है ना? लेकिन फेरो में कैसा होता है, लाइक कंसिडर ए ग्रुप जहां पर क्या है, आपस में भी सब लोग पहले से ही दोस्ती में रहते हैं, लेकिन क्या है, वो एक डायरेक्शन में मिलके काम नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग मच थॉट अबाउट इट, लेकिन दोस्ती का माहौल है उनके बीच में। कोई एक्सटर्नल आदमी आया, उसने उनको समझाया, देखो भाई ऐसा करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ये वो कोई प्लान ऑफ एक्शन उनको, तो देर आर मोर चांसेस कि क्या होगा, दे विल रेडीली एग्री टू दैट गाय, बिकॉज उनके आपस में तो दोस्ती थी ही पहले से। ये बात समझ में आ रही है बेटे? हाँ सर समझा। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल हैपन। और ऐसा होगा, है ना बेटे? अब इसका आगे इसकी वजह से कैसे क्या होता है, इसको अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना? अगली क्लास में इसको जाना पड़ेगा। हाँ सर। आज के नोट्स आप लोग रिवाइज करो, और देखो अब क्या है, हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड तक पढ़ लिया है, तो शीट के क्वेश्चंस वहां तक सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सिर्फ जो लास्ट सेक्शन बच रहा है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, वो छोड़ करके बाकी पूरा हमने ये कंप्लीट कर लिया है ना? तो हम लोगों ने डिस्कशन कहाँ तक कर लिया था बेटे? सेक्शन डी तक डिस्कस कर पाए थे क्या एक्सरसाइज 1 में? तो बाकी जो है वो, अगली क्लास कब है हमारी? कल है क्या बच्चों?
कल थोड़ा करके ला सकते हो तुम लोग एक्सरसाइज 1? परसों थर्सडे को थर्सडे को, ओके, तो थर्सडे को फिर डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज 1 करके लेके आओ, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सेक्शन, जो मैग्नेटिक मटेरियल वाला सेक्शन है उसके अलावा बाकी करके लेके आओ, ठीक है। सर थर्सडे को सिर्फ डिस्कशन रहेगा या आप पढ़ाओगे भी? नहीं, ये खत्म करेंगे, ठीक है, ये खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय सर। बाय।